वेलकम टू अर्थ पीसीएस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटी के 10 हाई क्वालिटी एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने 10 हाई क्वालिटी एमसीक्यूज को डिस्कस किया है और करंटली हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा टॉपिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये हमारा पार्ट 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया। अब चलिए इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये सभी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी पीसीएस की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हर पीसीएस में अप्रॉक्स 8 से 10 क्वेश्चन पॉलिटी से होते ही है। तो इसलिए पॉलिटी का एक अच्छा, इसकी संख्या घट बढ़ भी सकती है, लेकिन अप्रॉक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ही है, 8 से 10। किसी में 12-15 भी चले जाते हैं, बट मिनिमम इतने तो होते ही। तो एक अच्छा खासा वेटेज है। साथ ही साथ पॉलिटी का मीन्स में भी काफी बड़ा रोल है। तो चलिए उसके बाद दूसरी बात है कि ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न ऑफ ऑल पीसीएस एग्जाम्स, राइट। देन इट टेस्ट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो पॉलिटी सिर्फ फैक्चुअल ही नहीं बल्कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड करते हैं। तो ये जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे उसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी और क्लियर हो जाएगी। और लास्टली यहां मैं आपको सॉल्यूशंस देता हूं, कैसे, विथ इन डेप्थ एनालिसिस। ठीक है, हम इन डेप्थ एनालिसिस भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि और जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लें। तो चलिए तो आज का हमारा टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया और इस टॉपिक का ये पार्ट 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इट सेज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल बाय सेपरेटिंग। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट सबसे पहले तो नाम क्यों पड़ा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि उस समय ब्रिटेन के पीएम थे विलियम पिट, तो उन्हीं के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पड़ा। जनरली ब्रिटेन में यही होता है कि जिस प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान कोई एक्ट आता है तो उस एक्ट का नाम उस पीएम के नाम पे पड़ जाता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल बाय सेपरेटिंग। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, क्या, सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल। ठीक है, और इसमें बाय सेपरेटिंग यानी दो चीजों को अलग कर दिया गया था। तो क्या, तो दो चीजों का आप ऑप्शन अच्छे से पढ़िए। आप हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन और अगर ना पढ़ा हो तो भी आप एक लॉजिकल गेस लगा के, इंटेलिजेंट गेस लगा के भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पहला कह रहा है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन एट द सेंटर, नहीं, ये तो नहीं हुआ था। ठीक। सेकंड, कॉमर्शियल एक्टिविटीज फ्रॉम पॉलिटिकल अफेयर्स, तो ऑब्वियसली दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द कॉमर्शियल एक्टिविटीज एंड पॉलिटिकल फंक्शंस और पॉलिटिकल अफेयर्स वर सेपरेटेड, और इसके लिए दो अलग अलग बॉडीज, इकाइयों की स्थापना की गई थी। कौन? तो फॉर कॉमर्शियल एक्टिविटीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, एंड फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो बी इज द राइट आंसर। इस सी और डी पे जाने की जरूरत नहीं। एक्सप्लेनेशन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833 ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। कैसे? फर्स्ट ऑप्शन, एंडिंग इट्स कॉमर्शियल एक्टिविटीज एंड मोनोपोली ओवर चाइना ट्रेड एंड टी। ऑब्वियसली यही हुआ था। क्या हुआ था कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज थे उनको खत्म कर दिया गया था, और जो चाइना के साथ जो ट्रेड मोनोपोली थी उसे भी खत्म कर दिया गया था। तो एक्चुअली यही हुआ था। सो ए इज द राइट आंसर, राइट। इंट्रोड्यूसिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर इंडियन, नहीं, ये तो कैसे हुआ था, मॉडल रिफॉर्म्स द्वारा। ठीक है, क्रिएटिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, नो, एंड इस्टेब्लिशिंग ओपन कंपटीशन फॉर आईसीएस। इस ऑप्शन पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे आज के डिस्कशन में, तो इसको डिस्कस मैं यहां नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन ये चार्टर एक्ट 1833 से ही रिलेटेड है। अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रीडेजिग्नेटेड एज। तो आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, 1773
के द्वारा क्या हुआ था कि गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रीडेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अब उसके 60 साल बाद इन 1833 द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रीडेजिग्नेटेड एज, क्या हुआ था, ऑब्वियसली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन से आपने दो चीज सीखी, क्या कि चार्टर एक्ट 1833 द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया, रीडेजिग्नेट कर दिया गया, यानी उस पोस्ट को आप कहें रीडेजिग्नेट कर दिया गया। ठीक है, और दूसरा कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, विथ एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज। ठीक है, इसकी स्थापना 1858 द्वारा की गई थी। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ बॉर्डर कंट्रोल, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन यहाँ है, बी इज द राइट आंसर, मैंने पहले ही बता दिया आपको, एक्सप्लेनेशन यहाँ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट established अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया है कि इस सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वाज लोकेटेड एट, तो इसकी स्थापना तो हुई थी, लेकिन कहां? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी कैलकाटा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर। राइट, मींस अंडर regulating act 1773 a supreme court was established at Calcutta, Fort Williams. Clear? Next, again a question from Pitt's India Act 1774. So under Pitt's India Act 1774 the territories of East India Company, यानी जो टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन ले लिया था, भारत के जो भी प्रदेश थे उनको, जो राज्य थे या जो भी प्रदेश थे उनको अपने अधीन लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम रेफर्ड टू एज। तो उन्हें पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा क्या कहा गया? ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया नहीं, सेकंड ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। तो द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, सिंपल, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा देता हूं कि अंडर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम द टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वर रिकॉग्नाइज्ड और रेफर्ड टू एज ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। इसे क्या हुआ कि जब ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया उन टेरिटरीज को कहा जाने लगा, तो इसे ब्रिटिश साम्राज्य की, एक तरह से कहें आप, प्रभुत्व की, ठीक है, या शक्ति की स्थापना भारत में हो चुकी थी। ठीक, नेक्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट सेज which of the following was introduced by the Charter Act of 1833 to promote codification of laws। ठीक है, देखिए कोडिफिकेशन ऑफ लॉ का मतलब होता क्या? देखिए सिंपल सी बात है, आपने दो वर्ड सुना होगा, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या आपको थोड़ी बहुत कानून की जानकारी है तो मैं दो वर्ड क्लियर कर दे रहा हूं, एक कोड और एक एक्ट। ठीक है, और अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, आपको भी होता होगा। ठीक है, तो देखिए एक्ट का मतलब होता है जब पहली बार कोई कानून बनाया जाए तो उसके वैसे कानून के नाम के आगे एक्ट लगता है। जैसे मान लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, तो ऐसा कोई कानून यानी एंशियंट टाइम में या मिडाइवल टाइम में नहीं था, तो ऐसे जब पहली बार कोई कानून बनते हैं तो उनके नाम के आगे एक्ट लगता है। कोड किनके आगे नाम के लगता है? तो कोड लगता है, जैसे मान लेते हैं BNS भारतीय न्याय संहिता के पहले IPC था, इंडियन पेनल कोड, CRPC है। ठीक है, तो कोड ऐसे लॉज के आगे लगता है जब क्या होता है कि जो पिछले कई या आप कहें सदियों से उनके बारे में कुछ कानून बने थे। अब जैसे IPC है, इंडियन पेनल कोड, तो उनमें मृत्यु दंड से संबंधित, तो ये तो सदियों से, हजारों साल पुरानी भी प्रथा थी कि मृत्यु दंड की प्रथा चली आ रही थी। तो वैसे कानून जो सदियों से या और पूर्व में भी बने थे,
तो उन सबको जब एक जगह एकत्र करके एक नया कानून बना दिया जाता है तो ऐसे कानून को कोड कहते हैं। सिंपल सी बात इतनी ही है, ठीक है। तो अब चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 टू प्रमोट कोडिफिकेशन ऑफ लॉस। तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया, किस लिए? फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉस। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ यानी जो भारत में जो कानून थे उनको एकत्र करके एक नया कानून बनाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट है अ सेपरेट लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, आंसर है नहीं। सेकंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ लॉ कमीशन, यस दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उनको कोडिफाई करने के लिए, उनको एकत्र करके एक नया लॉ बनाने के लिए क्या किसकी स्थापना की गई थी? एक लॉ कमीशन की, पहली बार, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, नो नीड टू गो फॉर सी और डी, ठीक है। और मैंने आपको एक्ट और कोड के बीच क्या डिफरेंस है वो भी बता दिया। अब एक्सप्लेनेशन आप यहां पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा चलते चलते कि इस कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। लॉ कमीशन की फर्स्ट लॉ कमीशन कब आया था? 1833। ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट लॉ कमीशन 1833 और हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले, सिंपल। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन हमने पहले ऑप्शन में देखा, इंडियन सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। ये कह रहा है विच एक्ट, ठीक है, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द इंडियन सिविल सर्विसेज। करंटली इसका नाम आज क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS, ठीक है। तो ये ब्रिटिश द्वारा जब इसकी स्थापना की गई थी भारत में तो उस समय उसका नाम था इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक। अब तो किस एक्ट द्वारा सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती के लिए जो ओपन कंपटीशन का की जो प्रथा थी उसे किस एक्ट द्वारा शुरुआत किया गया, ठीक। तो सिंपल से इधर उधर कहीं नहीं, सीधा चलिए चार्टर एक्ट 1853। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, 8th, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रीस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स टू। तो अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इसने क्या किया? जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे, विधायी शक्तियां, उन्हें फिर से रिस्टोर कर दिया, पुनः स्थापित कर दिया। किसे? तो सीधा बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, ठीक है। तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की जो शक्तियां पहले छीन ली गई थी, यानी विधायी लेजिस्लेटिव पावर्स जो इनकी छीन ली गई थी, ठीक है, उन्हें फिर से रीस्टैब्लिश कर दिया गया, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, विच एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द पोर्टफोलियो सिस्टम फॉर्मली इन द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो किस एक्ट द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम को फॉर्मली गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। तो सीधा इसका आंसर है, सीधा सीधा याद रखना है आपको, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से हमने दो क्वेश्चन देखा। क्या? तो पहला, इसके द्वारा क्या हुआ था कि पोर्टफोलियो सिस्टम को गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फॉर्मली स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। और एक और हमने क्वेश्चन देखा, पिछला क्वेश्चन, उसे फिर से देख लीजिए, 8 नंबर, ठीक है। तो इसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे उनको फिर से रीस्टैब्लिश कर दिया गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, which of the following acts is considered the last charter act that extended the company's rule but without commercial functions? तो इसका आंसर आप सीधा दे सकते हैं, चार्टर एक्ट 1853। इससे भी रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया। तो इसके द्वारा क्या हुआ था कि कंपनी की जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी उसको एबॉलिश कर दिया गया और उसे सिर्फ क्या बना दिया गया? एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। सो अंडर द चार्टर एक्ट 1853 means this was the last charter act that extended company's rule but without commercial functions। तो commercial function को चार्टर एक्ट 1853 द्वारा खत्म कर दिया गया था
और कंपनी क्या बन गई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। जब भी कंपनी शब्द आए तो आपको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को स्टैब्लिश करके उसके कॉमर्शियल एक्टिविटीज को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब एक्सप्लेनेशन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में भी हमने 10 हाई क्वालिटी पॉलिटी एमसीक्यूज को डिस्कस किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।